चलिए बच्चों, तो बेटे आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक का जो आखिरी पॉइंट है उसको भी कंप्लीट करेंगे और एक दो नई चीज़ें और हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑडिट की क्वालिटी और उसमें हमें एक गुणवत्ता नियंत्रण मानक 220 200 सॉरी अंकेक्षण मानक 220 की बात करनी है हमें। इसके अलावा एक अंकेक्षण गुणवत्ता मानक 1 की भी बात करनी है। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले एक बार ज़रा हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये आवर्ती अंकेक्षण क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने एक चर्चा करी कि अंकेक्षक, आखिरी लेक्चर तक की अगर हम बात करें तो हमने चर्चा करी कि किसी भी अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य स्वीकार करने से पहले हर परिस्थिति में उस इकाई के अंदर जो है एक अपना नियुक्ति पत्र भेजना चाहिए और नियुक्ति पत्र भेजने के लिए उसके अंदर आपको नियुक्ति की शर्तें डालनी चाहिए। नियुक्ति की शर्तों से हमारा तात्पर्य ये होता है कि अंकेक्षण कार्य स्वीकार करने से पहले अंकेक्षण की जो शर्तें हैं, जो पूर्व शर्तें हैं, वो विद्यमान हो। और अंकेक्षण की पूर्व शर्तें अगर विद्यमान ना हो तो आपको अंकेक्षण कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से अब एक जो आता है वो आता है आवर्ती अंकेक्षण। यह आवर्ती अंकेक्षण क्या होता है? देखिए, कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि यार किसी भी इकाई का अंकेक्षण अगर हमारे पास बार बार आता है, यानी हर साल हमारे पास ही आ रहा है, पिछले साल भी हमारे पास था और बार बार को भी छोड़ते चलो, अपन तो एक ही साल की बात करते हैं, पिछले साल हमारे पास था, इस साल भी हमारे पास आ गया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों को दोबारा से अंकेक्षण पत्र जारी करना चाहिए क्या? यानी हम जो अंकेक्षण पत्र बनाते हैं जिसके अंदर हम आपके अंकेक्षण की नियुक्ति हुई है ये बात, और अंकेक्षण की शर्तें, जैसे अंकेक्षक का दायित्व क्या रहेगा, प्रबंधन का दायित्व क्या रहेगा, आदि आदि बातों की हम बात करते हैं। तो ये सवाल मन में आता है कि क्या हमें फिर से दोबारा से अंकेक्षण पत्र जारी करना चाहिए क्या? देखिए, यहाँ पे अपना ICAI क्या कहता है, आवर्ती अंकेक्षण यानी रैकरिंग ऑडिट के मामले में अंकेक्षक को प्रबंधन उत्तरदायित्वों या शर्तों में अगर आवश्यक हो तो बदलाव करते हुए इकाई को नया नियुक्ति पत्र निर्गमित करना चाहिए। देखिए, अगर आपको जरूरत लगती है, देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार ही जो पहली दो लाइनें हैं इनसे बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, इन दो से मेरा मेल खाता है और मेरा यहाँ पे बस एक थोड़ा सा जो बदलाव है वो ये कि आपको हर वर्ष नया नियुक्ति पत्र जारी करना ही चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए भाई? हर वर्ष एक नया नियुक्ति पत्र जारी करने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हर साल आपको इकाई में कोई ना कोई नई बात पता चलेगी, इकाई में कुछ नया होगा। वर्ष तो चेंज हो ही रहा है, कम से कम 2023-24 से 2024-25 या 2020-21 से 2021-22 तो होगा ही, ये तो कहीं ना कहीं आएगा ही। तो ऐसे में आपको नया नियुक्ति पत्र जारी करना ही चाहिए, पहली चीज। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपके कोई बदलाव हुआ है, कोई शर्तें हैं नई, तो उसको अनुसार आप नया नियुक्ति पत्र जारी कीजिए। सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में ही नया नियुक्ति पत्र किया जाना चाहिए। लेकिन एक अंकेक्षक अन्य परिस्थितियों में भी नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको ये कहा कि इन परिस्थितियों में तो आपको नया नियुक्ति पत्र जारी करना ही चाहिए, परंतु अगर ये परिस्थितियां नहीं भी हैं तो भी आप एक नया नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं। अब कौन सी परिस्थिति है जिनमें एक नया नियुक्ति पत्र जारी किया ही जाना चाहिए? जब ऐसा संकेत हो कि ग्राहक को अंकेक्षण के क्षेत्र तथा उद्देश्य के बारे में मति भ्रम हो गया हो या गलत फहमी हो गई हो। ठीक है, या गलत फहमी हो गई हो। आपको अगर किसी तरह की कोई गलत फहमी हो गई थी तो नियुक्ति की गई शर्तें डालने में या उनमें कोई परिवर्तन करने के मामले में यदि आपको लगता है कि कोई नई शर्तें डालनी है जो कि पहले नहीं डाली गई, उच्च प्रबंधन BOD या स्वामित्व में परिवर्तन होने पर मुवक्किल यानी ग्राहक, यहाँ पे मुवक्किल से मतलब हमारा ग्राहक ही है, कि व्यवसाय के आकार या प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर ICAI के प्रोनाउंसमेंट्स या वैधानिक आवश्यकताएं, यदि ICAI द्वारा कोई नई आवश्यकता का को बताया जाता है तो उस परिस्थिति में, या कोई भी नई वैधानिक आवश्यकता होती है तो उस परिस्थिति में आपको जो है ऐसा करना चाहिए। अंकेक्षण नियुक्ति की शर्तों में किसी भी परिवर्तन की स्वीकृति। अच्छा देखो, इसके ऊपर एक 4 नंबर का सवाल वो आपसे पूछ सकता है,
तो आप उस हिसाब से भी इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर के सवाल के हिसाब से भी ये आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। आगे देखते हैं, अंकेक्षण की शर्तों में किसी परिवर्तन की स्वीकृति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बार आपकी नियुक्ति हो गई, आपको अंकेक्षक नियुक्त कर दिया गया, तो लाजमी सी बात है कि आपकी अगर नियुक्ति हो चुकी है तो नियुक्ति की शर्तों के ऊपर चर्चा हो चुकी होगी। नियुक्ति की शर्तें, वो बात खत्म हो गई, वो तो नियुक्ति की शर्तों पे चर्चा हो गई, नियुक्ति हो गई, बात खत्म। अब ऐसी परिस्थिति में जब नियुक्ति की शर्तों पे चर्चा हो गई है तो सामान्य तौर पर उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अंकेक्षण से लेकिन फिर भी यदि आप प्रबंधन द्वारा किसी तरह का कोई निवेदन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पर, यदि प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह का कोई निवेदन किया जाता है कि नहीं सर, आप हमारे लिए नियुक्ति को स्वीकार करने से पहले, स्वीकार करने के बाद इनमें और परिवर्तन, देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रबंधन के द्वारा नियुक्ति की शर्तों में बदलाव के लिए किसी प्रकार का अगर कोई निवेदन किया गया है तो उस निवेदन को करने का कारण कुछ ना कुछ गलत ही हो सकता है। कोई जो है हमारे पास एक कारण हो ऐसा जो वाकई में आवश्यक हो, ठीक है ना, जो हो सकता है कि उन परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी हो। तो हम यहाँ सीधा आपको ये नहीं बोलेंगे कि अगर प्रबंधन, एक बार अंकेक्षक की नियुक्ति हो गई और प्रबंधन द्वारा यदि नियुक्ति की शर्तों में कोई बदलाव के लिए आपसे किसी तरह की कोई अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तो आप मना करें, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पहले हमें उस कारण का आकलन करना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रबंधन द्वारा यह निवेदन किया गया। देखें, अंकेक्षक की शर्तों, अंकेक्षक से अंकेक्षण नियुक्ति की शर्तों को बदलने के लिए इकाई की ओर से अनुरोध निम्न के परिणाम स्वरूप हो सकता है। नियुक्ति की आवश्यकता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में बदलाव यदि किसी तरह का हो जाता है तो अंकेक्षण की प्रकृति के बारे में गलतफहमी, अंकेक्षण की सीमा पर प्रतिबंध चाहे प्रबंधन द्वारा लगाई गई हो या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई हो, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी आपने बदलाव करा, ऐसी परिस्थितियों में अंकेक्षक अनुरोध के लिए दिए गए औचित्य पर विचार करता है। विशेष रूप से अंकेक्षण की सीमा पर प्रतिबंध की परिस्थितियों में बदलाव जो इकाई की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है या मूल रूप से अंकेक्षण की प्रकृति के बारे में गलत फहमी को अंकेक्षण कार्य में बदलाव का अनुरोध करने के लिए उचित आधार माना जा सकता है। यानी यदि ऐसा हो गया है कि परिस्थितियों में कोई बदलाव हो गया, मान लीजिए जैसे कि हमने ऊपर लिखा भी कि परिस्थितियों में बदलाव होने की वजह से या गलत फहमी की वजह से, खासतौर पर इन दोनों कारणों की वजह से किया गया निवेदन, इन दोनों कारणों से किया गया निवेदन परिवर्तन का एक उचित आधार हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन का एक उचित आधार हो सकता है, और ये एक उचित आधार होने के साथ साथ एक जो है एक है भी, इस परिस्थितियों के हिसाब से रिक्वायर भी है। इसके विपरीत किसी परिवर्तन को उचित नहीं माना जा सकता यदि ऐसा प्रतीत होता है कि परिवर्तन उस जानकारी से संबंधित है जो गलत, अधूरी या अन्यथा असंतोषजनक। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज, मैं यहां पर ये तो नहीं कहूंगा कि इन परिस्थितियों में अगर आपसे निवेदन किया गया तो प्रबंधन के द्वारा किए गए निवेदन को आप स्वीकार ही करें, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। हम तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, एक ब्रांच जो थी आपकी इजराइल में है, ठीक है, आगे मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रांच है आपकी मान लीजिए कहीं और, किसी और क्षेत्र में है, यूक्रेन में है, सालों से युद्ध चल रहा है, 2 साल हो गए, 1.5 साल होने को आगे शायद। अब जब हमने अंकेक्षण स्वीकार करा था तब तक तो इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी, तब तो वहां पे कोई युद्ध नहीं छुड़ा हुआ था। तो आपने बोला सर मैं उस वाली ब्रांच पे भी जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, उन्होंने कहा ठीक है। अब आज जैसे वहां यूक्रेन में युद्ध हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में इकाई ने आपसे निवेदन करा, सर नियुक्ति की शर्तों में बदलाव थोड़ा करना पड़ेगा, यूक्रेन नहीं जाने दें।
अब यार ये तो परिस्थितियों में बदलाव की वजह से एक लाजमी सी बात थी ना, ये तो एक उचित कारण था ना। चलो इतनी दूर नहीं जाते, यूक्रेन यूक्रेन नहीं जाते अपन, मान लीजिए उत्तराखंड में या हिमाचल में कहीं कश्मीर में कोई ब्रांच है। अब आपको अलाउ किया गया था शुरू में तो हाँ, लेकिन अब पता चला कि वहां पे तो बर्फबारी हो रही है और लैंड स्लाइडिंग हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, बारिश बहुत तेज है, बादल फटने की संभावना बनी हुई है या बद फट गया है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपको वहां पे भेजा जाएगा तो जोखिम होगा। तो प्रबंधन ने आपसे निवेदन करा, सर उस ब्रांच में मत जाओ, वहां के रिकॉर्ड यही मंगवा देंगे। तो उनका तो ये कारण उचित कारण था ना, ये कारण तो उचित कारण था ना। ऐसी परिस्थिति में आपको, समझिए मेरी बात, ये तो उचित कारण था। ऐसी परिस्थिति में आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन हम आपको फिर भी ये नहीं बोलेंगे। या कई बार ऐसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है, आप कुछ और समझ रहे थे नियुक्ति की शर्तों के बारे में, प्रबंधन कुछ और समझ रहा था, दोनों दो अलग अलग बातें समझ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक ऐसा तरीका निकालना था जिसमें दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस साल तो परिवर्तन कर लो कम से। तो ये उचित आधार है यहां अंकेक्षक चाहे तो नियुक्ति की शर्तों में निवेदन स्वीकार कर सकता है। ठीक है, एक चीज, लेकिन हम फिर भी देखें, आपको बार बार ये कह रहे हैं स्वीकार कर सकता है, अंततः निर्णय तो अंकेक्षक को स्वयं लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि हाँ, लेकिन देखो ये तीसरा वाला जो कारण है, इस परिस्थिति में तो भाई साहब आपको, इस परिस्थिति में अंकेक्षक को गहनता से विचार करना चाहिए। ठीक है ना, गहनता से विचार करना चाहिए, कहीं प्रबंधन का गलत तो नहीं है। इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रबंधन हमारे ऊपर, हमारे हमारे काम पर एक सीमा पर देखो प्रतिबंध लगाना चाहता है। ये बहुत बड़ी चीज है, प्रबंधन सीमा पर एक परिवर्तन लगाना चाहता है। तो यदि प्रबंधन अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र पे, सीमा पे प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना पड़ेगा। बाकी दो वाली परिस्थितियों में तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि यार परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, तो प्रबंधन के पास भी किसी तरह का कोई वो नहीं है, या प्रकृति के बारे में, अंकेक्षण की प्रकृति के बारे में कोई गलतफहमी अगर हो गई है तो। लेकिन जहां पे प्रबंधन हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र पे सीमा लगाना चाहता है, इस बात के लिए निवेदन कर रहा है। निवेदन किस बात का है कि सर ये काम नहीं करने दूंगा, और उस तो कारण तो देखना पड़ेगा ना। पहले वाले में भी निवेदन किया था कि सर उस ब्रांच में मत जाना, पर वो परिस्थितियों में बदलाव के कारण था। अभी ना परिस्थितियों में कोई बदलाव है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, फिर भी प्रबंधन अगर आपके कार्य क्षेत्र पर किसी तरह की कोई सीमा लगाएगा तो सोचना तो पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा ना। तो इस वाली स्थिति में आपको गहनता से विचार करना चाहिए। यदि प्रबंधन अंकेक्षण पूर्ण होने से पहले अंकेक्षक से नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना करता है तो अंकेक्षक को निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला, यदि यह प्रार्थना निम्न स्तर का आश्वासन प्रदान नहीं करती। अब इसका मतलब क्या है, जरा मतलब समझना, वरना आप रटते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। निवेदन, अभी हमने तीनों ही परिस्थिति में, हमने पहले तो आपको एक सामान्य सी बात समझा दी कि दो परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमें लगता है कि उचित है, उचितता की श्रेणी में जो आती हैं, जिनके ऊपर विचार किया जा सकता है, वो हमने चर्चा करी। दो ऐसी परिस्थितियां जहां पे जो उचित स्थिति हमें नजर आती है, तो वहां पर, और एक परिस्थिति ऐसी है जहां पर हमने कहा पहले गहनता से विचार करें, सोचें, खासतौर पे आप प्रबंधन के जो उसके इंटेंशन है, उसके जो विचार है, उसको मालूम करने की आप कोशिश कीजिए। तो प्रबंधन ने
आप अगर आपसे कोई निवेदन करा, यदि आपसे नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए कोई निवेदन करा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपने उसके कारण को देखा, और अगर आपको लगा कि उसका अगर हम निवेदन स्वीकार करते, देखो मैं आपको एक बात ये चौथी बार कह रहा हूं, निवेदन स्वीकार करना है या नहीं करना, यह अंततः आपका स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय है। यह आपका स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें कहीं से भी आपके ऊपर दबाव नहीं है। पहली चीज, परिस्थितियों को देखकर समझें। अगर आपको लगता है प्रबंधन द्वारा किया गया निवेदन, नियुक्ति की शर्तों में किया गया निवेदन अ, वो आपको लगता है कि यार उचित है, तो आप स्वीकार करो, वरना मत करो, सिंपल है, इसमें कोई माथापच्ची। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसका निवेदन हमने स्वीकार करा और नियुक्ति की शर्तों में इसके अनुसार हमने बदलाव करा, तो हो सकता है कि उससे हमें जो आश्वासन मैं प्राप्त करना चाहता हूं उससे नीचे का स्तर प्राप्त हो, तो वह उस प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसके लिए नई शर्तों का नया नियुक्ति पत्र निर्गमित करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए और आपको लगे निम्न स्तर का आश्वासन मिलेगा उसका निवेदन स्वीकार करने से, तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन बस नया नियुक्ति पत्र जारी कर देना, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि प्रबंधन उस नया नियुक्ति पत्र के उसमें लिखो कि प्रबंधन ने हमसे ये निवेदन करा और इस वजह से हमने ये कार्य नहीं करा, या जो भी उसने निवेदन करा कि इस ब्रांच में मत जाना, या ये चेक मत करना, या इससे जानकारी मत लेना, या ये रिकॉर्ड मत चेक करना, तो आप नए अगर आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको लगा प्रबंधन सही कह रहा है, आपने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, आपने वो रिकॉर्ड चेक नहीं करा, कल को मान लीजिए उसमें किसी तरह का कोई कपट या कोई बड़ा मिथ्या वर्णन निकल गया, फर्ज कीजिए जरा भी, यदि कोई नया कोई बड़ा उसके अंदर मिथ्या वर्णन निकल गया, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, अगर कोई बड़ा उसमें मिथ्या वर्णन निकल जाता है, खासतौर पर अगर कपट निकल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस बात का ध्यान रखें, कोर्ट में आप खड़े होकर ये नहीं कह पाओगे कि प्रबंधन ने हमसे निवेदन किया था। कैसे कहोगे? सबूत है आपके पास? नहीं। तो क्या करें? तो हमने कहा कि आप नया नियुक्ति पत्र जारी करें, उस नए नियुक्ति पत्र में लिखो कि प्रबंधन द्वारा हमसे निवेदन किया गया और उस निवेदन के ये कारण थे और हमें ये कारण उचित लगा, इसलिए हम प्रबंधन के निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं और इन क्षेत्रों की जांच नहीं करेंगे, इन लेखों की जांच नहीं करेंगे। तो अब इस नियुक्ति पत्र पे आपके साथ साथ प्रबंधन के भी साइन होंगे। प्रबंधन के साइन है, इसका मतलब वो पढ़ेगा, पढ़ेगा, साइन कर रहा है, तो इसका मतलब हमने जो लिखा वो सही लिखा। तो कल को अगर हमने उस क्षेत्र की जांच नहीं करी और उसमें कोई बड़ा मिथ्या वर्णन निकल गया, तो हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, सर मैं तो चेक करना चाहता था, लेकिन प्रबंधन ने निवेदन किया था, निवेदन का देखो ये कारण दिया था और मुझे ये कारण उचित लगा। आप भी देखेंगे जज साहब तो आपको ये उचित लगेगा। तो ऐसे केस में आपको बचने का एक तरीका मिलेगा। यदि यह निम्न स्तर का आश्वासन प्रदान करती है, तो मान लीजिए अगर आपने उनका निवेदन स्वीकार करा और निवेदन को स्वीकार करने की वजह से निम्न स्तर का आश्वासन प्राप्त होता है, यानी हमको पता है कि आज अगर निवेदन, अब देखो यहां दो बातें समझो, यदि उसका कारण उचित है या अनुचित है, माना हो सकता है प्रबंधन द्वारा किया गया निवेदन जो है वो उचित भी हो सकता है, मान लिया, लेकिन आप समझो ना, मैं दूसरे के भले के लिए अपना नुकसान थोड़ी ना करा लूंगा। प्रबंधन कहता है कि मेरे पास उचित कारण है, मान लिया आपके पास उचित कारण है या होगा, माना, पर आप एक बार सोचिए कि प्रबंधन के पास उचित कारण है, इसी वजह से मैं प्रबंधन का निवेदन स्वीकार कर लूं और पता चला उससे स्वीकार करने के बाद हमने अंकेक्षण का वो आश्वासन का स्तर प्राप्त नहीं किया या नहीं कर पाए जो मैं सोच के बैठा था, जिसके आधार पर मैं अपनी राय देता, वो मैं जो है नहीं ले पाऊंगा, तो मेरा तो अंकेक्षण खराब ना। तो हमने क्या बोला, लेकिन अब प्रबंधन की बात भी ठीक है, तो हमने यहां क्या बोला, यदि यह निम्न स्तर का आश्वासन प्रदान करती है, तो आप ये देखें क्या, यदि ऐसा परिवर्तन करना न्यायोचित है, यानी आपको लगता है वैसे तो आश्वासन मिलेगा लोअर स्तर का, लेवल निम्न स्तर का, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्रबंधन द्वारा दिया गया कारण भी सही है, आप दोनों ही बातें, तो हम क्या करेंगे, उसे इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उसे एक नई शर्तों के अनुसार नया नियुक्ति पत्र निर्गमित करना चाहिए। माना हमें निम्न स्तर का आश्वासन मिलेगा, लेकिन निम्न स्तर का आश्वासन प्राप्त करने के बाद, ध्यान दीजिएगा जरा, निम्न स्तर का आश्वासन प्राप्त करने के बावजूद भी
प्रबंधन द्वारा दिया गया कारण न्यायोचित है तो क्या करें, स्वीकार। लेकिन अगर परिवर्तन कारण न्यायोचित नहीं है, उसने जो कारण दिया सर ये मेरे को लगेगा सर आपका रीजन तो सही नहीं है, एक तो पहले ही आपकी बात मान लूंगा तो मुझे निम्न स्तर का आश्वासन प्राप्त होगा। उसमें भी फिर आपने अगर कोई जो कारण दिया परिवर्तन का नियुक्ति की शर्तों में, वो अगर मुझे उचित लगता तो भी कोई बात नहीं थी, तो भी मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन मुझे उचित ही नहीं लग रहा तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि प्रबंधन पुरानी शर्तों के साथ अंकेक्षण जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो अब हमने प्रबंधन को मना कर दिया, तो प्रबंधन ने कहा सर ऑडिट नहीं करने देंगे आपको, नहीं पुरानी शर्तों के हिसाब से नहीं के क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक को नियुक्ति वापस ले लेनी चाहिए तथा आवश्यक हो तो अनुबंधात्मक रूप से या अन्य किस तरीके से शासन से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए। ज्यादा नेतागिरी दिखाई प्रबंधन ने, क्या करेंगे हम लोग, छोड़ना पड़ेगा ऑडिट, छोड़ देंगे। अरे भाई तुमने एक तो जो रिक्वेस्ट तुम कर रहे हो उससे मुझे उस स्तर का आश्वासन प्राप्त नहीं हो पाएगा जो मैंने सोचा था। उसमें भी फिर दूसरी बात, उसमें भी आप जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका आप कोई कारण मुझे नहीं दे रहे, ऐसा उचित कारण मुझे आप नहीं दे रहे। उचित कारण देते तो भी मैं मान लेता, वो भी आप नहीं दे रहे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा। मैंने कहा सर मैं आपका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। प्रबंधन ने कहा निवेदन स्वीकार नहीं करोगे यानी अगर आप नियुक्ति की शर्तों में बदलाव नहीं करोगे तो आपको फिर अंकेक्षण हम नहीं करने देंगे, या तो नई शर्तों से करो वरना नहीं करने देंगे। तो ठीक है सर, आपका अंकेक्षण आप अपने पास रख लो, अपनी जानकारी मैं अपने पास रख लेता हूँ जैसे आप। लेकिन जाते जाते प्रबंधन एवं शासन से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुए जरूर जाना, उनको जरूर बता देना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात समझे मेरे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे अपने इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा मसाला डाला है यार चैप्टर के अंदर, सब सब चैप्टर में बहुत सारा मसाला है। हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है अंकेक्षण गुणवत्ता, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑडिट क्वालिटी। ठीक है, अभी अंकेक्षण गुणवत्ता क्या बला है भाई, नहीं ये क्या होता है, ये कौन सी नई चिड़िया आ गई। तो देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक सामान्य सी बात है कि हमारे द्वारा किए गए काम के ऊपर इतने सारे लोग, देखो आज एक डॉक्टर, पेशेवर की बात करूंगा, एक डॉक्टर गलती करता है तो एक मरीज को नुकसान होता है। गलती से मेरा मतलब चाहे गलती जानबूझ के की गई हो या गलती से हो, लापरवाही। पेशेवर को लापरवाही करने की, गलती करने की अनुमति नहीं होती। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, अरे गलत बात नहीं है भाई, आप पेशेवर हैं। लोग आपके ऊपर जो है अंधा विश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, गलत दवाई, डॉक्टर ही गलत दवाई लिख देगा तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ, है ना। डॉक्टर ही अगर गलत दवाई लिख देगा तो मैं क्या करूंगा। डॉक्टर ही गलत ऑपरेशन कर देगा तो कोई क्या करेगा। अब यार हम तो डॉक्टर नहीं है तो हमें डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ता है। तो अंकेक्षक जो है, ध्यान दीजिएगा जरा, अंकेक्षक भी पेशेवर है और हम, अच्छा वो गलती करते हैं तो एक आदमी के साथ नुकसान होता है, अगर हम गलती करते हैं लाखों लोगों पे प्रभाव, लाखों लोग, पता नहीं कितने लोग आपकी रिपोर्ट को यूज करके किसी इकाई के अंदर निवेश करते हैं या निवेश का निर्णय लेते हैं। जो सरकार है वो आपसे उस इकाई से जो टैक्स लेती है वो उसी आधार पे लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस इकाई में गुणवत्ता का, उस इकाई के अंकेक्षण में गुणवत्ता का ध्यान रखें। अंकेक्षक की रिपोर्ट
लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि अंकेक्षक अपने कार्य में एक उच्च स्तर का की गुणवत्ता का पालन करे। ठीक है ना, यह अंकेक्षक की जिम्मेदारी है। यह अंकेक्षक की जिम्मेदारी है। अब सवाल आता है, एक अंकेक्षक को अपने कार्य में किस तरह से गुणवत्ता बनानी चाहिए। ठीक है, एक अंकेक्षक को अपने कार्य में किस तरीके से गुणवत्ता बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे। तो यानी अंकेक्षक क्या करे, जिससे वह अंकेक्षण में गुणवत्ता ला सके। क्या करें बताओ, ऐसा हम क्या करें जिससे कि अंकेक्षक अपने कार्य में गुणवत्ता ला सके। इसके लिए आईसीएआई ने हमारी मदद करी। दो मानक जारी किए गए हैं। पहला SQC1, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है गुणवत्ता नियंत्रण मानक एक। अच्छा, गुणवत्ता नियंत्रण मानक की जो श्रेणी है, इसमें अभी तक बस एक ही मानक आया है जिसका नाम है गुणवत्ता नियंत्रण मानक एक। दूसरा ऐसे 220, ये अंकेक्षण मानक है। ठीक है, 220। अब सवाल है कि अंकेक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए दो दो मानकों की क्या आवश्यकता थी भाई, एक ही मानक बना देते। दो मानकों की क्या आवश्यकता थी, दो मानक से क्या होगा, दोनों में क्या फर्क है। देखिए वैसे तो जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ना आगे, तो आपको लगेगा सर यही चीजें तो आपने वहां भी बताई, दोनों एक जैसे ही तो हैं, दोनों में कोई फर्क है क्या। हाँ है, वो फर्क अभी पता चलेगा। इनको जब अलग अलग हम पढ़ेंगे तब नहीं पता चलेगा, अभी पता चलेगा दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है ना। देखो ये जो ऐसे 220 है, SQC1 की बात करते हैं, पहले हम SQC1 की बात करते हैं। यह अंकेक्षक द्वारा किए जाने वाले समस्त तरह के आश्वासन कार्यों की गुणवत्ता
नियंत्रण के संबंध में बना है। ठीक है, कोई से भी आश्वासन कार्य। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक अंकेक्षक कितने तरह के आश्वासन कार्य करता है। यदि आपको याद हो थोड़ा सा, तो कई तरह के आश्वासन कार्य अंकेक्षक करता है। जैसे समीक्षा का कार्य करता है, समीक्षा है ना, एक अंकेक्षण तो है ही हमारे लिए। इस तरीके से कई तरह के आश्वासन कार्य वो करता है। तो उन सब के लिए ये गुणवत्ता नियंत्रण जो मानक है, ये सिर्फ अंकेक्षण के संदर्भ में नहीं बना, ये सब के लिए बना है। ठीक ना। अच्छा, यह मुख्य तौर पे पेशेवर फर्म, अंकेक्षण फर्म तो नहीं लिखूंगा, पेशेवर फर्म, यानी जो सीए फर्म है, यानी सीए फर्म के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरी फर्म पे लागू होता है, पूरी फर्म पर लगेगा। ऐसे 220 की बात करें, यह मुख्य तौर पर अंकेक्षण, क्योंकि अंकेक्षण मानक है, कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में लगाया जाता है। मुख्य तौर पे अंकेक्षण कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में लगाया जाता है। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है। अच्छा, दोनों में, अच्छा ये मुख्य तौर पे जो है, चूंकि हमने कहा पूरी फर्म के लिए है, तो पूरी फर्म जो भी काम करेगी सब पे लगेगा। अर्थात यहां मैं लिख भी देता हूं, फर्म द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों पर यह लगता है। ठीक है ना, यह सिर्फ अंकेक्षण के लिए लगता है, बस इतना ही फर्क है। आज तरीका दोनों में सेम ही रहेगा। अंकेक्षण में या किसी भी अन्य कार्य में भी जो भी कार्य एक पेशेवर करता है, उस कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा, छोटी सी बात है बिल्कुल, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए जो तरीका है वो तो एक जैसा ही रहेगा। बस ये पूरी फर्म के संदर्भ में, ये 220 अंकेक्षण के संदर्भ में है। तो इसीलिए अगर आप कोई एक पढ़ लेते हैं तो दूसरा अपने आप पढ़ लिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए, आपको दोनों अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा दोनों आपको अलग अलग, पर अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि दोनों बिल्कुल सेम ही है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, एक जैसे ही है दोनों। यस, एक जैसे ही है दोनों, कोई भी फर्क नहीं है सामान्यतः। तो एक एक करके हम दोनों को चालू करेंगे। कि पहले ऐसे 220 SQC1 की बात कर लेते हैं, ये चूंकि बड़ा है, और इसमें जो है ऐसे 220 में तो उससे कम ही है। ठीक है, तो पहले अपन SQC1, अभी तो SQC1 लिख देता हूँ खाली, क्योंकि अब तो आपने हिंदी वाला इसका जो मीनिंग है पढ़ ही लिया, यानी अंकेक्षण, सॉरी, गुणवत्ता नियंत्रण मानक एक। देखो नाम क्या है इसका, बहुत बड़ा सा नाम है इसका, फर्म जो ऐतिहासिक
वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण एवं समीक्षा कार्यों एवं अन्य संबंधित सेवाओं को देती है के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण। तो क्या है इसका मतलब? जैसा हमने कहा कि जब हम गुणवत्ता नियंत्रण मानक एक की बात करते हैं तो वो समस्त तरह के अंकेक्षण कार्य या समीक्षा कार्य या अन्य आश्वासन जो कार्य हैं, अन्य संबंधित सेवाओं, अन्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आश्वासन कार्य एवं अन्य संबंधित सेवाओं को देती है के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण। क्या कहता है? एक पेशेवर फर्म को अपने यहां एक गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए जो फर्म को यह उचित आश्वासन दे सके कि फर्म के सभी सदस्य, अब वो चाहे कर्मचारी हो चाहे वो साझेदार हो, पेशेवर मानकों, अंकेक्षण मानक की बात नहीं कर रहा हूं, पेशेवर मानकों की बात कर रहा हूं। हमने पीछे चर्चा भी की थी, जैसे स्वतंत्रता, ठीक है ना, जैसे आपके अंदर जो है निष्पक्षता होनी चाहिए, है ना, और गोपनीयता बनाए रखने का, ये सब जो पेशेवर हमारे मानक हैं, ठीक है, एवं वैधानिक आवश्यकताओं की पालना करते हैं। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो ये इतनी आसान भाषा में है कि वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एवं फर्म द्वारा जारी की गई समस्त रिपोर्ट परिस्थितियों के अनुसार
उचित हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? एक पेशेवर फर्म, देखो अब चूंकि अगर किसी, हमने बोला कि ये SQC1 जो है ये फर्म द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए लागू होता है, तो हमने कहा कि एक फर्म को अपने यहां पर इस तरह की एक गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए। ये भी किस तरीके से लगेगा मैं बताऊंगा, जिससे कि अपने आप ये सुनिश्चित हो जाए कि इस फर्म के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो फर्म के साझेदार हों चाहे फर्म के कर्मचारी हों, वही तो करेंगे जो भी अंकेक्षण कार्य करना है, जो भी समीक्षा कार्य करना है, आश्वासन कार्य करना है, या अन्य कोई भी संबंधित सेवा अगर देनी है तो करेंगे तो फर्म के साझेदार और कर्मचारी। तो हमने क्या करा, फर्म में एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, फर्म में एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि फर्म का हर कर्मचारी, हर सदस्य, हर साझेदार गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जो पेशेवर मानक, ये जो इकाई के द्वारा, ICAI द्वारा पेशेवर मानक बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार की वैधानिक आवश्यकताएं बनाई गई, क्यों बनाई गई? इसलिए तो बनाई गई हैं तो हमारी इकाई, हमारी फर्म के सारे लोग उन पेशेवर मानकों और वैधानिक आवश्यकताओं की पालना करें, ये अपने आप सुनिश्चित हो जाए। अच्छा, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, मुझे लगता है शायद आपको एक बात और बतानी चाहिए, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अभी भी आपके मन में, शायद कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है? मैं बताता हूँ थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं डिटेल में। आज किसी भी, हम जो भी अंकेक्षण कार्य करते हैं, है ना, और जो भी हम आश्वासन कार्य करते हैं, समीक्षा कार्य करते हैं, या अन्य कोई भी संबंधित अगर हम सेवा देते हैं, फर्ज कीजिए, तो ये जो अंकेक्षण कार्य हम कर रहे हैं, समीक्षा कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, या आश्वासन कार्य कर रहे हैं, कोई भी, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, इसमें हम चाहते हैं गुणवत्ता हो, ICAI चाहता है हमसे गुणवत्ता हो। तो हमने कहा सर क्या करूं, बताओ ना, आप गुणवत्ता में लाने के लिए क्या करूं? आपने जो सिखाया, इतने सालों में पढ़ाया, वही तो मैं लगा रहा हूं, जो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में सीखा वही लगा रहा हूं। तो ICAI ने कहा कि देख, तू अपने काम को ध्यान से सुनना। ICAI ने कहा कि हम बहुत सारे अलग अलग अंकेक्षण मानक बनाएंगे, हम बहुत सारे आश्वासन मानक बनाएंगे, हम बहुत सारे समीक्षा मानक बनाएंगे। मैंने पीछे लिखवाए भी थे नंबर, अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 में। बहुत सारे अंकेक्षण मानक बनाएंगे, बहुत सारे आश्वासन कार्यों के लिए आश्वासन मानक बनाएंगे, बहुत सारे हम जो है समीक्षा मानक बनाएंगे, संबंधित सेवा मानक बनाएंगे, और बहुत सारे पेशेवर मानक बनाएंगे। यदि तू, तेरी फर्म के लोग, यानी तेरे साझेदार, तेरे कर्मचारी, सब लोग उन अंकेक्षण मानकों या उन पेशेवर अंकेक्षण मानकों, समीक्षा मानकों, आश्वासन मानकों, संबंधित सेवा मानकों, पेशेवर मानकों, या हम जो भी और नियम कायदे बनाते हैं उनकी पालना करेंगे, तो ये मान लेना तेरे काम में क्या आ गई, तेरे काम में गुणवत्ता आ गई। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। हम ICAI कह रहा हम तेरा काम आसान कर देंगे, तुझे कुछ नहीं सोचना, सोचना ही नहीं है। तू तो अपना काम करने के दौरान अंकेक्षण मानकों, पेशेवर मानकों, आश्वासन मानकों, समीक्षा मानकों, इनकी पालना कर लेना। कहने का मतलब, अगर आसान भाषा में कहें, यदि किसी फर्म के साझेदार, उसके कर्मचारी, समस्त लोग जो भी फर्म में काम करते हैं, वो सब लोग यदि ICAI के द्वारा जो विभिन्न तरह के मानक निकाले गए हैं, जो वैधानिक आवश्यकताएं बताई गई हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो अंकेक्षण मानक के रूप में हो, समीक्षा मानक के रूप में हो, आश्वासन मानक के रूप में, जो भी वैधानिक आवश्यकताएं ICAI द्वारा बताई गई हैं और जो भी पेशेवर मानक ICAI द्वारा जारी किए गए हैं, वो अगर उनकी पालना कर लें तो अपने आप उनके द्वारा किए गए काम में गुणवत्ता आ जाएगी। यानी अब देखो यहाँ पे हमें, हमारी फर्म गुणवत्ता से काम करती है नहीं करती, इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। हमें यह सुनिश्चित कर लेना है कि हमारी फर्म का हर सदस्य, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो साझेदार हो, हमारी फर्म का हर सदस्य ICAI के द्वारा जारी की गई वैधानिक आवश्यकताओं, जो कि अंकेक्षण मानक, समीक्षा मानक, आश्वासन मानक या संबंधित सेवा मानक के रूप में हो सकती है, की पालना कर लेता है, पेशेवर मानकों की पालना कर लेता है। तो ये मान लो कि आपके द्वारा गुणवत्ता आ गई, तो अब आप इकाई को, कुछ फर्म को कुछ करना ही नहीं है, बस इस बात के लिए सिस्टम लगाना है। क्योंकि हमें इस बात को लेकर भी संशय है, शंका है कि पता नहीं हमारी टीम का कोई सदस्य, हमारी फर्म का कोई साझेदार, शायद, ध्यान दीजिएगा जरा, हमारी फर्म का कोई साझेदार, हमारी टीम का कोई सदस्य शायद इन वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा ना करे, या
पेशेवर मानकों की पालना ना करे तो गुणवत्ता नहीं आएगी। तो हम चाहते तो आपको तो बस एक छोटा सा सिस्टम लगा देना है, ऐसा सिस्टम लगा दो कि भैया इकाई के फर्म के अंदर के सारे सदस्य, कोई भी हो, वो चाहे या ना चाहे, उसे पेशेवर मानकों और आईसीआई द्वारा जारी किए गए वैधानिक आवश्यकताओं की पालना करता है। ये वो इस तरह का कोई सिस्टम लगा दो। अब ये सिस्टम, क्योंकि देखिए एक एक को बोलोगे ना, भाई देखो सब लोग ध्यान रखना, सारे अपन को हर काम को करने में, मैं फर्म का सबसे बड़ा साझेदार हूं, मैं अपनी पूरी फर्म के सब सदस्यों को बोल रहा हूं, मैंने कहा देखो सब लोग ध्यान रखें, अपन कोई भी काम करें ये सुनिश्चित कर लेना कि अपन ने सारे पेशेवर मानकों की पालना करी है, अपन ने सारे अंकेक्षण मानकों की पालना करी है। सब बोल रहे हैं हाँ हाँ सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो, हम लोग सारे पेशेवर मानकों की पालना करेंगे, सारे अंकेक्षण मानकों की पालना करेंगे, सारे समीक्षा मानकों की सब करेंगे हम। ऐसा वो मुझे बोल रहे, सब यही बोलेंगे, आपके सामने कोई बोलेगा क्या नहीं करेंगे? उसने अगर नहीं करा तो जानबूझ के या गलती से, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, यदि उसने नहीं करा तो मैं क्या कर लूंगा? गुणवत्ता की तो लग गई ना, अब मैं क्या करूं बताओ? भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए तो सिस्टम बनाया जाता है। सिस्टम ये याद है, आप कई जगह देखते होंगे बायोमेट्रिकल होता है, अंगूठा लगा के अटेंडेंस लगती है। क्यों लाना पड़ा ये सिस्टम? क्योंकि हमने कर्मचारियों को कहा समय पर आओ, समय पर जाओ। जल्दी क्यों आते हो? जल्दी भी मत आओ, लेकिन जल्दी जाओ भी मत। है लेट क्यों जाते हो? टाइम से जाओ तो, लेकिन आओ भी टाइम से। अरे भाई जल्दी मत, तब आना जल्दी नहीं है तो जाना भी जल्दी नहीं है। लेट नहीं जाना है तो लेट आना भी नहीं है, समय से आओ समय से जाओ, यही हम चाहते हैं। कर्मचारी हाँ सर करेंगे करेंगे, लेकिन हमें पता चला नहीं नहीं यार, सारे कर्मचारी ऐसा नहीं करते। कुछ गलती से नहीं कर रहे, कुछ जानबूझ के, कुछ की आदत है लेट आने की। आप 10 बजे का टाइम दे दो तो भी 10:30 आएंगे, सुबह 8 बजे का टाइम दे दो 8:30 बजे आएंगे, 12 बजे का टाइम दोगे 12:30 बजे आएंगे। क्या करें अब? पूरे सर हो जाता है लेट, निकलते निकलते घर से, सर ये बहुत समझा दिया नहीं। तो अंत में हमने कहा कि यार इनको बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई सिस्टम लगाते हैं जिससे कि ये चाहे या ना चाहे ये टाइम पर आए। समझ गया मेरी बात? तो हमने एक बायोमेट्रिकल लगा दिया, भैया अटेंडेंस है, अंगूठा लगेगा, सिस्टम को पता है कुछ नहीं कर सकते। अगर 9, 9:30 का टाइम है मान लो ऑफिस का, और 9:35 हो गए, आधे दिन की सैलरी गई, कह रहे सर एक बार माफ करो, तो कर ही नहीं सकते, सिस्टम अपने आप ही काम कर रहे हैं। हम सैलरी अपने आप बनते, हम कुछ करते ही नहीं। ये अपने आप अटेंडेंस लेगा, ये अपने आप सैलरी काटेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे सर आप तो बॉस हो, मैं मालिक हूं, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम मेरी सुनेगा ही नहीं। सिस्टम तो सिस्टम है, मैं चाहूंगा तो भी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो अब भाई साहब सारे कर्मचारी क्या आ रहे हैं, 9:30 बजे आ जाते हैं, उससे पहले आ जाते हैं। 6 बजे से पहले कोई जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता, अटेंडेंस सैलरी कट जाएगी। क्यों करना पड़ा हमें ये काम? क्योंकि कहने से नहीं होता। इसी तरीके से आईसीआई ने तो कह दिया, बोले तुम सारे पेशेवर मानकों, अंकेक्षण मानकों, समीक्षा मानकों की पालना कर लो, अपने आप गुणवत्ता आ जाएगी। कहा ना अच्छी बात। आपके सारे सदस्य, आपके कर्मचारी, आपके सारे साझेदार उन गुणवत्ता मानकों की, उन अंकेक्षण मानकों की, पेशेवर मानकों की पालना करें। यह सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना? यह सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने क्या बोला? ऐसी परिस्थिति में हमने बोला कि भाई आप कुछ ऐसा सिस्टम लगाओ कि ये सब उसकी पालना करे ही करे। ठीक है, आ जाए। अब क्या करें? इस तरह के सिस्टम में निम्न तत्वों या कारकों को शामिल करना चाहिए। आपको इंस्टीट्यूट ने ये भी बता दिया क्या सिस्टम लगाओ भाई। तो बोले भैया ये जो हम नीचे बता रहे हैं, ये कुछ कारक हैं, ये तत्व हैं, इनको लगा देना। ठीक है, यानी अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम में निम्न नीतियां एवं
प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। क्या क्या शामिल होनी चाहिए इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे जहां पे अपन ने आखिरी छोड़ा, और अपन ने आखिरी कहाँ छोड़ा था? अपन ने आखिरी छोड़ा था कि हमें ये किसी भी इकाई के, किसी भी फर्म के द्वारा जो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सिस्टम लगाया जाता है, किसी भी फर्म के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है, वो सिस्टम में क्या होना चाहिए, उस सिस्टम के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी थी कि उस सिस्टम में कौन सी चीजें होंगी, कौन सी चीजें सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, इस पर हमको चर्चा करनी थी। तो वो चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे और देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आ जाइए। कौन कौन सी चीजों से, नीतियों एवं प्रक्रियाओं से हम जो है इस गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टम की स्थापना कर सकते हैं। तो वो दो चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो दो चीजें कौन सी हैं जिनसे गुणवत्ता नियंत्रण बनेगा। दो चीजें नहीं, सॉरी, छह चीजें, है ना। पहली चीज क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ लेते हैं। पहला, चलिए सबसे पहले आते हैं फर्म में गुणवत्ता के लिए नेतृत्व जिम्मेदारी सबसे महत्व। क्या जी, देखो, लीडर होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर इस दुनिया में कोई है, सबसे अच्छी चीज, तो वो होती है नेतृत्व की जिम्मेदारी। क्यों जरूरी है भाई, इतना हम क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे खैर कुल मिलाकर छह चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी है कि कौन कौन सी जो है नियंत्रण के से संबंधित। तो उनमें सबसे पहला है नेतृत्व की जिम्मेदारी। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी इकाई के अंदर बहुत अच्छे से नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण हो, तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उस फर्म में गुणवत्ता के लिए किसी ना किसी के ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी हो, किसी ना किसी के ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी हो। ये देना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिख रहे हैं हम, फर्म के मुख्य साझेदार। यहां मुख्य साझेदार से हमारा मतलब होता है जिसके ऊपर फर्म की पूरी जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। तो फर्म के मुख्य साझेदार एवं अन्य प्रबंधन करने वाले साझेदार, यानी जिनके ऊपर उस फर्म के प्रबंधन की कार्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, फर्म के मुख्य साझेदार एवं अन्य प्रबंधन करने वाले साझेदार को फर्म में गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, यदि मुख्य साझेदार द्वारा यह जिम्मेदारी
किसी या इस मुख्य सचिव द्वारा गुणवत्ता सिस्टम की परिचालन जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति पर डाली गई है तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उस व्यक्ति में पूर्ण एवं उचित अनुभव, क्षमता एवं जिम्मेदारी लेने की अधिकार है या नहीं। देखिए जिम्मेदारी भी है ना, पहली चीज तो दो छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहली जो चीज किसी भी इकाई को सुनिश्चित करनी चाहिए, किसी भी फर्म को, कि उसके यहाँ गुणवत्ता नियंत्रण सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसकी फर्म में जो भी काम होते हैं, तो सबसे पहले तो आप किसी एक व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कीजिए। सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए, किस काम के लिए आपको किसी को मुख्य तौर पे नियुक्त करना चाहिए। अब सामान्य तौर पे किसी भी फर्म में मुख्य, सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है? उस फर्म का सबसे बड़ा साझेदार, वो सबसे मुख्य व्यक्ति है। किसी भी फर्म का सबसे बड़ा व्यक्ति, उसका जो मुख्य साझेदार है वो होता है। अब जो ये मुख्य साझेदार है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, ये जो मुख्य साझेदार है इसके ऊपर पूरी फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी है। तो ये व्यक्ति ये निश्चित करेगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है गुणवत्ता, वो सही से काम कर रहा है। अब हो सकता है उसने ये जिम्मेदारी अपने से किसी अधीनस्थ कर्मचारी को या अधीनस्थ साझेदार को दे दी, कर्मचारी को तो नहीं देगा, किसी अधीनस्थ साझेदार को देगा। तो अपने से अधीनस्थ किसी साझेदार को उन्होंने शायद ये जानकारी दे दी और ये जिम्मेदारी दी, तो उस केस में, उस परिस्थिति में आप ये निश्चित कर लें, जिस व्यक्ति को आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने अपने अधीनस्थ साझेदार को अगर आपने ये जिम्मेदारी दी है, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए पहले कि वो जो अधीनस्थ साझेदार है उसके अंदर उस काम को करने का अनुभव, ठीक है ना, क्षमता और अधिकार है। ये ऐसे हम किसी को भी नहीं दे सकते। देखो लीडर इज ऑलवेज अ लीडर, है ना। एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, एक नेता जो है वो हमेशा एक नेता होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो नेता तभी काम करे जब वो इस काम को ढंग से कर पाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी इकाई के अंदर गुणवत्ता नियंत्रण बना रहे, यदि आप चाहते हैं आपकी इकाई के अंदर गुणवत्ता नियंत्रण बना रहे, तो आपको सबसे पहले अपनी फर्म में एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए, जो कि सामान्य तौर पर एक फर्म का सबसे बड़ा साझेदार होता है। इसके बाद में है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, नैतिक आवश्यकताएं। नैतिक आवश्यकताएं आओ, फर्म द्वारा इस तरह की नीतियां
एवं प्रक्रियाएं लगाई जानी चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि फर्म एवं उसके समस्त सदस्य संबंधित नैतिक आवश्यकता, देखिए संबंधित नैतिक आवश्यकता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नैतिक आवश्यकता है तो बहुत सारे तरह की है ना। संबंधित नैतिक आवश्यकताएं जो आईसीआई द्वारा जारी की गई है, ठीक है। कि पालना हो रही है या नहीं, यानी आपको अपनी इकाई में इस तरह की नीतियां और प्रक्रियाएं लगानी चाहिए जिन नीतियों और प्रक्रियाओं को लगाकर ये आसानी से सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई के जितने भी सदस्य हैं, सॉरी फर्म के जितने भी सदस्य हैं, वो सब आईसीआई के द्वारा जो भी नैतिक आवश्यकताओं को जारी किया गया है, जिसको हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। आप जब सीए फाइनल में जब जाएंगे तब इनके बारे में आप पढ़ेंगे बहुत सारा। तो जो आईसीआई द्वारा नैतिक आवश्यकताओं की सूची जारी की गई है, उन सबका हम पूरी तरीके से उसकी पालना करते हैं या नहीं करते, यह सुनिश्चित करने में मदद करें। और आप अकेले नहीं, आपकी इकाई के सारे, आपकी फर्म के सारे जो भी सदस्य हैं, चाहे वो साझेदार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, यहाँ तक कि आपके चाहे आर्टिकल हो, है ना, आर्टिकल जो होते हैं ना, वो कोई भी अगर आपकी फर्म में है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि आपके जो है इकाई के द्वारा सारी नैतिक आवश्यकताओं की पालना की जाती है। अब इसके लिए जो भी प्रक्रिया आपको लगानी है वो नीतियां प्रक्रिया आप लगाएंगे। यह नीतियां एवं प्रक्रियाएं फर्म को निम्न करने में मदद करती है। क्या? अपने सदस्यों को स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को बताने में। आप करेंगे कैसे, मैं समझाता हूं। आप अपने क्या क्या आपने लगा, ऐसी नीतियां लगाओ, ऐसी प्रक्रियाएं लगाओ कि जिससे कि आपकी फर्म के सारे सदस्य नैतिक आवश्यकताओं की पालना करें। क्या करें इसके लिए हम लोग? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी जो भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है, यानी किस तरीके से आप किसी अंकेक्षण कार्य में, किसी आश्वासन कार्य में स्वतंत्र रह सकते हैं, ये बात आप अपने फर्म के सदस्यों, कर्मचारियों को, अपने साझेदारों को समझाओ। उन्हें आप ये बताओ कि भैया देखो, अगर ये कर लोगे तो इससे तुम क्या करोगे, स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाओगे। ये कर लोगे तो इससे तुम स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाओगे। ये सारी बातें आप उन्हें बताएं, ठीक है ना। आप उन्हें कम्युनिकेट करें, इसका संचार करें। देखिए यही तो महत्वपूर्ण चीज है। तो आपको अपने इकाई के, अपनी फर्म के सारे साझेदारों को, सारे सदस्यों को स्वतंत्रता की जो आवश्यकताएं हैं, स्वतंत्रता की आवश्यकताओं से हमारा तात्पर्य है कि आप किस तरीके से स्वतंत्र रह सकते हैं, वो बताने में मदद करती है। इसके अलावा चूंकि ये नीतियां बनी हुई है, प्रक्रियाएं बनी है, तो हमें उन सारी घटनाओं के बारे में पता चल सकता है आसानी से, क्योंकि जब नीतियां और प्रक्रियाएं बनाई है तो इसका मतलब है कि आप ये सुनिश्चित करते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी फर्म के सदस्य हैं वो स्वतंत्र हों।
तो ऐसे में आपको जो है क्या करना चाहिए, इस क्या मदद मिलेगी, इससे उन परिस्थितियों या संबंधों की जानकारी हो सकती है जो फर्म की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, एवं उन्हें दूर करने के लिए क्या उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अंकेक्षण कार्य छोड़ने की स्थिति को शामिल करते हुए। ठीक है, मतलब देखिए पहले पूरा एक साथ पढ़ते हैं तो शायद मुझे लगता है और बेहतर समझ पाएंगे हम। ऊपर वाला पढ़ा हमने, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं कि फर्म के द्वारा इस तरह की नीतियां या प्रक्रियाएं लगानी चाहिए जिनके द्वारा फर्म ये सुनिश्चित कर सके कि हमारी फर्म के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो साझेदार हों, या चाहे हमारे आर्टिकल हो, ये सब लोग जो भी नैतिक आवश्यकताएं हैं आईसीआई द्वारा जारी की, उनकी पालना करें। अब इस तरह की नीतियां जब आप लगाते हो, इस तरह की जब आप प्रक्रिया लगाते हो, तो इससे दो बातें होती है। एक तो हम अपने जो टीम के सदस्य हैं उनको ये अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि इस इकाई, हम उनको ये अच्छे से समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि किसी भी इकाई के अंकेक्षण के दौरान तुम्हें स्वतंत्र रहने के लिए क्या करना चाहिए, यानी स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, उन परिस्थितियों, उन संबंधों की जानकारी हमें आसानी से हो जाएगी जिनकी वजह से किसी भी इकाई के, किसी भी फर्म के साझेदारों अथवा सदस्यों की स्वतंत्रता के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, और क्या उचित कार्यवाही हमें करनी चाहिए ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इसलिए लगाया, अच्छा इसमें उचित कार्यवाही में हो सकता है आपको अंकेक्षण कार्य छोड़ना पड़े, ये भी शामिल है। ठीक है, अंकेक्षण कार्य में आपको, उचित कार्यवाही में आपको अंकेक्षण कार्य छोड़ना पड़े, ये स्थिति भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये बेहद आवश्यक है, ये बेहद ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग इस तरह की नीतियां बनाए, वरना पता है क्या होगा हमारी फर्म के, पहली बात तो हम, आप समझो, आप उन लोगों के बारे में भी सोचो जो जो साझेदार हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं, जो बेचारे आर्टिकल है, उनको तो पता ही नहीं था कि स्वतंत्रता, पहली बात तो उनको ये नहीं पता था नैतिक आवश्यकताएं क्या है। उन, वो तो बेचारे काम सीख रहे हैं। तो आपको पहले तो उनको बताना चाहिए था कि यार देखो आईसीए ने ये नैतिक आवश्यकताएं निकाल रखी है, और अपन कोई भी अगर कार्य करते हैं, चाहे वो अंकेक्षण कार्य हो, समीक्षा कार्य हो, तो अपने को उसके अंदर ये स्वतंत्रता या ये नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उसमें सबसे बड़ी नैतिक आवश्यकता, जैसा हमने कहा, स्वतंत्रता होती है। तो आपको बताना चाहिए था कि भाई देखो अपने को स्वतंत्र रहना होता है बच्चों ना, और स्वतंत्रता बनाई रहे, बनी रहे, इसके लिए अपने को देखो ये सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण के तौर पे आप बता रहे हो अपने कर्मचारियों को, अपने सदस्यों को, अपने आर्टिकल को, कि देखो आप जब भी किसी का अंकेक्षण करने जाएं, समीक्षा कार्य करने जाएं, कोई आश्वासन कार्य करने जाए, जाते ही पहले देखो उस कंपनी में, उस इकाई में कोई आपका कोई संबंधित तो नहीं है। यदि है तो तुरंत हमें बताओ, क्योंकि ये वो स्थिति या संबंध हो सकता है जिससे आपकी स्वतंत्रता पर, अब आप उनको ये बात बोलोगे, उनको आप ये बात समझाओगे कि देखो तुम वहां जाते ही सबसे पहले देखना तुम्हारा कोई सगा संबंधी तो नहीं है।
तो हमें तो अब उसके दिमाग में हमेशा रहेगा, बना दी ना आपने एक नीति, एक प्रक्रिया बना दी ना कि कभी भी अंकेक्षण करने जाते हैं सबसे पहले टीम के सारे सदस्य जाते ही ये देखेंगे कि अपन अपना कोई सगा संबंधी तो वहां नहीं है। आई बात समझ में? उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर। ये अपन ऐसे बोल, आपने उनको बोला कि देखो अगर बाई चांस तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी स्वतंत्रता के ऊपर किसी तरह का कोई जोखिम है, कोई संकट आ रहा है, तो तुरंत सूचित करो हमें, हम देखेंगे क्या करना, उचित एक्शन लेंगे। ये बात आप उनको बताओ, तो इससे आपको भी एक तो ये सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि स्वतंत्रता की आवश्यकताएं या नैतिक आवश्यकताओं की पालना हो रही नहीं हो रही। साथ में उन घटनाओं, उन संबंधों के बारे में भी आपको जानकारी हो पाएगी जिनकी वजह से आपकी फर्म की स्वतंत्रता पर एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आ जाइए एक दो लाइनें और लिख लेते हैं यहां पे। यदि स्वतंत्रता पर किसी तरह यदि ऐसे लिखो उसको, किसी परिस्थिति में स्वतंत्रता की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है तो इसकी जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए। कौन देगा? इकाई का जो भी, फर्म का जो भी सदस्य है, जो जो जिसकी वजह से, जैसे मान लो अ, हम अंकेक्षण करने गए तो हमारी टीम का एक कोई सदस्य था, उसका कोई दूर का चाचा वाचा काका मामू मामी वगैरह वहां पे कोई अच्छी जो है पद पे कोई सीईओ सीएफओ या अकाउंट हेड ऐसी किसी उच्च पद पर दिखा, तो उसकी जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए एवं तुरंत उचित कार्यवाही होनी चाहिए। अब उचित कार्यवाही मतलब उसको फिर उस टीम से निकालेंगे, फर्म से नहीं, उस टीम से हटा देंगे, उसकी जगह किसी और आर्टिकल को लगा देंगे, किसी और साझेदार को लगा देंगे। उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस छोटी सी बात। ठीक है, आ जाइए। ग्राहक संबंध स्वीकार करना एवं बनाए रखना, क्या बोल रहे हैं हम लोग? इकाई के द्वारा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, एक पेशेवर डॉक्टर के पास कोई दोबारा नहीं जाना चाहता, वकील के पास कोई दोबारा नहीं जाना चाहता, सीए के पास कोई दोबारा जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, ये महत्वपूर्ण ही नहीं, आना ही पड़ेगा, क्योंकि अंकेक्षण तो हर साल कराना ही पड़ेगा। तो ये किसी भी तरीके से चॉइस वाला मामला नहीं रहा। खैर, ये ऐसा नहीं कि ग्राहक की मजबूरी है, देखिए हम भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम ये सोच के बैठे तो ग्राहक की मजबूरी, जाएगा कहाँ, आएगा तो मेरे पास ही, ऐसा हमको भी ये निश्चित करना होता है। अब मैं जो बोलूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा महत्व। हम जब किसी ग्राहक का काम लेते हैं, देखिए हम लोग पेशेवर हैं, पहली बात ये, दूसरी बात हम लोग वैधानिक तरीके से काम करते हैं, जो है, जो लॉ है उसके अंदर रहकर काम करते हैं, लॉ के बाहर नहीं जाते, लॉ के बाहर नहीं जाना होता, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा जरा इस पर। हम लोगों की रिटर्न भरते हैं, लोगों को टैक्स बचाने की सलाह देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के दायरे के अंदर।
दायरे से बाहर जाके नहीं। हम ऐसी कोई सलाह नहीं देते जिससे कि इनकम टैक्स एक्ट का किसी भी तरीके से उल्लंघन हो। यहां ये बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम अपने दायरे में रहकर काम करना पसंद करते हैं या दायरे में रहकर हम काम करते हैं, एक बार। ऐसे में अगर हम आज किसी ऐसे ग्राहक का काम, ऐसे किसी क्लाइंट का काम स्वीकार कर लें जहां क्लाइंट खुद ही अच्छा नहीं, इंटीग्रिटी नहीं, उसकी नैतिकता खुद की नहीं, तो लाजमी सी बात है फिर उस इकाई में उसका खुद का ही काम कहीं कहीं नैतिकता वाला नहीं है, उसी में झोल है, और आपने उसका कार्य स्वीकार कर लिया तो और गड़बड़। फिर आपकी नैतिकता पे भी एक सवाल उठ जाएगा। आज अगर आप किसी स्मगलर की ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आगे मैं क्या ही समझाऊं, आप समझदार हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो फ्रॉड है, पूरी दुनिया जानती है, तो आप अगर उसकी ऑडिट लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल उठेगा, या हो सकता है शायद आपकी नैतिकता के साथ भी किसी तरह की छेड़छाड़ हो जाए। तो हमें एक सोच समझ के काम लेना होता है। ऐसे नहीं करते हम कि काम ले लिया बस, काम लेना है, काम लेना है, मुझे फर्म बढ़ानी है, नहीं, ऐसे तरीके से काम करना होता है। इसलिए पॉइंट डाला गया कि आप चाहते ना गुणवत्ता बनी रहे, तो गुणवत्ता बनने के लिए तीसरी जो सबसे चीज आपको सुनिश्चित करनी होती है कि जिन ग्राहकों का आप काम ले रहे हैं, जिन भी लोगों का आप काम ले रहे हैं, उन ग्राहकों के बारे में जानकारी लीजिए कि उनकी जो सूचना है, उनके ग्राहकों की जानकारी है, वो सही है, और आपके अंदर भी वो काम करने की क्षमता हो। यदि आपको लगता है कि आपका जो ग्राहक है उसकी जो है नैतिकता सही नहीं है, वो गलत है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको काम नहीं लेना चाहिए। या आपको लगता है कि आप शायद काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने आज से शायद पिछले से पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इस बात को आप समझो, ये मानना कि हम हर काम में एक्सपर्ट, ये संभव नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, हम ठीक है, हम अंकेक्षक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीए हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, एक, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, डॉक्टर होता है, सारे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस सब नहीं करा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है। तो जो हार्ट वाला डॉक्टर है वो ऐसा नहीं है कि आपके नाक कान गले का इलाज नहीं कर पाएगा, उतना बेहतर नहीं कर पाएगा, या नाक कान गले वाला आपके दिल का इलाज नहीं कर पाएगा, उतना बेहतर नहीं कर पाएगा जितना एक नाक कान गले वाला डॉक्टर कर पाएगा। तो देखो, ग्राहक संबंध स्वीकार करना है, बनाए रखना क्या, एक इकाई, एक फर्म को किसी भी ग्राहक का कार्य स्वीकार करने से पहले उसके बारे में मुख्य जानकारियां ले लेनी चाहिए। वो जो भी जानकारी आप ले सकते हैं, इनके आधार पर वह निम्न सुनिश्चित कर सकता है। ग्राहक की सत्यनिष्ठता और कार्य करने की अपनी क्षमता, ये तो ग्राहक की सत्यनिष्ठा है, कार्य करने की अपनी क्षमता, उपलब्ध समय एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए।
नैतिक आवश्यकताओं की पालना। ठीक है, क्योंकि ये सब सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है अंकेक्षण कार्य स्वीकार करने से पहले। यदि आपने ये सब सुनिश्चित नहीं करा तो आप अंकेक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, अतः एक फर्म को जो भी आवश्यक हो वह प्राप्त करनी चाहिए कोई भी कार्य स्वीकार करने से पहले। कोई भी नया कार्य, कोई भी नया कार्य। हाँ, कोई क्लाइंट पहले से चला हुआ है तो उसमें फिर हम ये चीजें थोड़ी देखेंगे, उसमें तो हम कुछ और चीजें देखेंगे, बताऊंगा, क्योंकि जिस क्लाइंट का काम आप पहली बार लोगे उसी में देखना है। मैं किसी क्लाइंट का काम 3 सालों से कर रहा हूँ तो उसकी सत्यनिष्ठता, मेरी क्षमता तो मुझे पता ही है ना। और जब 3 सालों से कर रहा हूँ तो मतलब मेरी क्षमता तो है ही ना, तो मैं क्या चेक करूँ कि अब चौथे साल भी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब मैं 3 सालों से कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, तो मैं चौथे साल भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ग्राहक की सत्यनिष्ठता तो पहले साल में पता चल जाती है, दूसरे तीसरे साल तक तो सही है, तभी तो मैं काम कर पा रहा हूँ। तो किसी भी तरह की कोई नए कार्य को स्वीकार करो तो जो भी आवश्यक हो वह बढ़िया रह गया, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कोई भी नया कार्य स्वीकार करने से पहले। ठीक है, ये बहुत अच्छे से जो है आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसी तरीके से किसी मौजूदा ग्राहक का कार्य जारी रखना है या नहीं, यह निश्चित करने के लिए भी उचित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको कार्य स्वीकार करना चाहिए, वरना कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब देखो एक चीज मैं आपको जो है बता देता हूं, जैसे आपके मन में आ रहा हो कि ग्राहक की सत्यनिष्ठता तक की हम जानकारी कैसे ले पाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी ग्राहक के बारे में, उसके व्यवसाय की जानकारी लेनी पड़ेगी, थोड़ी उसके कार्य करने के तरीके की जानकारी लेनी पड़ेगी, किस तरह के उसके कार्य है, परिचालन किस तरीके का होता है, उसके व्यवसाय की नीतियां क्या हैं, इन चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से उसके जो मालिक हैं, जो भी ओनर हैं, उनका क्या व्यवहार है, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो देखना पड़ेगा। उसके मुख्य प्रबंधक कौन है, उनके पास क्या कार्य है, वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा किस तरीके से वो अपने ग्राहकों से बात करते हैं, डील करते हैं, वो देखना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी हमारे उसके साथ में फीस को लेकर जब आपने चर्चा करी होगी तब उनका एटीट्यूड क्या रहा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपको इकाई का या ग्राहक की सत्यनिष्ठता पता चलेगी। और अगर मैं सब अच्छे शब्दों में कहूं, देखो, यदि आपको लगता हो कि किसी ग्राहक की सत्यनिष्ठता सही नहीं है तो बेहतर है कार्य स्वीकार मत करो। देखो, फंस गए ना एक बार, हमारा हम पेशेवर लोग हैं और हम लोगों के साथ समस्या ये है
कि हम सामान्य तौर पर एक बार जब कार्य स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं। लेकिन अब ऐसी कोई अगर ग्राहक लग गया हाथ तो भाई हम तो फंस जाएंगे, बड़ा समस्या हो जाएगी, काम छोड़ नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें। तो हमने बोला कि आप पहले उचित जानकारी प्राप्त कर लीजिए, और इसी तरीके से अगर आप किसी ग्राहक का काम पहले से करते हुए आ रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप ये जांच कर लीजिए कि आप उसके काम को करने के लिए मतलब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आगे भी हो ठीक है, लगता है नहीं कर पाएंगे आगे तो छोड़ दो बीच में भाई। जरूरी नहीं है कि हर साल शुरू में, जब कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने काम चालू करा तब तो इकाई या ग्राहक जो है वो बड़ा मुझे सत्यानिष्ठ लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे देख के लग रहा था यार ये तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। लेकिन जब हमने काम कर लिया पूरा 1 साल, तब पता चला कि यार यहाँ तो गड़बड़ है। कोई बात, अब इस साल तो काम चूंकि मैंने ले लिया था तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगले साल इस बात का ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती ना हो। ठीक है। आओ, यदि ग्राहक एवं फर्म के बीच किसी भी तरह का हितों का टकराव होता है, यदि होता है तो किसी भी तरीके से अगर हितों का टकराव होता है, ठीक ना, तो उसे पूर्ण तरीके से, उचित तरीके से लिखते, उसे कार्य स्वीकार करने से पहले निपटा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्य स्वीकार करने के बाद निपटाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो जाए और वो निपटे भी ना। इसलिए बेहतर है कि कार्य स्वीकार करने से पहले उसे निपटा लें, जिससे किसी भी तरह के अगर कोई भी संभावना होगी उसके मैटर के नहीं सुलझने की, तो बेहतर है पहले ही पता चल जाएगा, जिससे कि हम कार्य स्वीकार ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 तो हमने पढ़े, और भी बहुत सारे हैं, चलते हैं आगे। चौथा, मानव संसाधन। फर्म को इस तरह की नीतियां एवं प्रक्रियाएं लगानी चाहिए जो यह आश्वासन दे सके यह उचित आश्वासन दे सके कि फर्म के पास उचित क्षमता वाले दक्षता क्षमता दक्षता एवं एक वर्ड होता है, एक प्रतिबद्धता, मुझे याद नहीं आ रहा था, प्रतिबद्धता वाले सदस्य हैं या नहीं।
जो पेशेवर मानकों का पालन करते हुए, पेशेवर मानकों का पालन करते हुए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार फर्म के क्या लिखे, पेशेवर कार्यों को, पेशेवर कार्य इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम तो जब SQC 1 पढ़ रहे हैं तो सारे तरह के कार्यों की बात करेंगे। तो फर्म के पेशेवर कार्यों, ठीक है, को करने में सक्षम हो। देखो, कर्मचारी तो बहुत मिल जाते हैं, साझेदार भी मिल जाते हैं, आर्टिकल भी। हमें वो कर्मचारी या आर्टिकल चाहिए, वो सदस्य चाहिए जो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हो, जिनमें वो काम करने की क्षमता और दक्षता हो, पेशेवर मानकों का पालन करते हुए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार फर्म के पेशेवर कार्य को करने में सक्षम हो। ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे फर्म के साझेदार एक उचित रिपोर्ट जारी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर काम अच्छे से होगा तो लाजमी सी बात है रिपोर्ट भी अच्छे से ही बनेगी। तो ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक होगा, ऐसा किया जाना चाहिए। इसके बाद कार्य, पेशेवर कार्य को करना, को करना यानी पेशेवर कार्य। अब सवाल आता है पेशेवर कार्य को हम करेंगे कैसे, क्या करूं मैं, कैसे करूं पेशेवर कार्य में, किस तरीके से करना चाहिए मुझे, बताएं। देखो, किसी भी कार्य में गुणवत्ता, खास तौर पे मैं अंकेक्षक के कार्य की बात कर रहा हूं, किसी भी पेशेवर कार्य की बात करते हैं अपन तो, क्योंकि अपन तो पेशेवर हैं। किसी भी पेशेवर कार्य में गुणवत्ता तभी प्राप्त की जा सकती है यदि, जब, ऐसे लिखो, यदि जब टीम के सदस्यों को उस कार्य का उद्देश्य, प्रक्रिया, ठीक है, जो बस इसी उस के बारे में बताया जाए, साथ ही उनके कार्य का निरीक्षण करने की आवश्यकता, उनकी ट्रेनिंग, उनके काम का
काम की समीक्षा एवं इन सबके का दस्तावेजीकरण, इन सब का दस्तावेजीकरण के बारे में बताया जाए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है ना, ऐसा कई बार देखा गया है प्रैक्टिकली भी, आपने अपनी टीम के सदस्यों को, उनको आपने बताया ही नहीं असल में कि आप क्या काम करने वाले हो, या आपने बताया काम क्या करने वाले हो तो उस काम को करने का उद्देश्य आपने नहीं बताया, उस काम को करने के लिए क्या हमारे क्षमता होनी चाहिए वो नहीं बताया, उनके काम का क्या, उस काम को करने की प्रक्रिया क्या रहेगी ये आपने नहीं बताया, उनके काम का निरीक्षण कैसे होगा। उनको बताओ तो सही कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी उसे करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। और जब तक आप ये नहीं बताओगे उन्हें, तब तक वो अपना काम कैसे करेंगे। तो हमें यहां समझना होगा, ये जानना होगा कि हम जब भी कभी किसी इकाई को ये बताते, कोई काम करते हैं, तो आप अपनी इकाई के, अपनी फर्म के जो साझेदार हैं, जो सदस्य हैं, उनको पूरी बात बताएं, ठीक है, जिसके आधार पे वो बेचारे समझ पाए, तो फिर वो अपना दिमाग भी लगा पाते हैं। ठीक है, आगे आओ। अब जब पेशेवर कार्य होता है तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है, कार्य के पूरा होने के बाद फर्म के मुख्य साझेदार द्वारा या अन्य बाह्य अंकेक्षक द्वारा उस कार्य की समीक्षा। ग्राहक को रिपोर्ट देने से पहले, ये ध्यान रखना, ऐसा होता है कुछ बड़ी बड़ी फर्मों में, ऐसा होता है कि ग्राहक को रिपोर्ट हमने अभी तक दी नहीं, और उससे पहले, रिपोर्ट अभी हमने नहीं दी ग्राहक को, उससे पहले जो फर्म के सबसे बड़े साझेदार होते हैं उनके द्वारा, या कभी कभी जैसे फर्म में सबसे बड़े साझेदार कोई भी नहीं, सब बराबर कैसे, तो किसी बाहर की जो सीए फर्म है जो बहुत सीनियर हो, उसके द्वारा ग्राहक, हम अपने काम का एक समीक्षा कराते हैं कि सर एक बार देख लो, शायद कुछ निकल जाए। तो उस समीक्षा के दौरान भी कुछ बातें हो सकती है, जैसे आपके और उस समीक्षा करने वाले व्यक्ति के बीच में राय को लेकर फर्क, क्या होगा उस परिस्थिति में, सबके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे डिटेल में, और कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम खत्म कर दें। यहाँ तक का पढ़कर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।